हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के फर्स्ट रिलीफ की, जो है रिकवरी ऑफ पोजेशन। अब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में अगर हम रिकवरी ऑफ पोजेशन किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का करवाना चाहते हैं तो उसके लिए सेक्शंस हैं सेक्शन 5 एंड 6। किसी मूवेबल प्रॉपर्टी का करवाना चाहते हैं तो उसके लिए सेक्शन 7 एंड 8। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा एंटाइटल्ड क्या होता है। सपोज़ एक घर है, उसका जो ओनर है वो ओनर एंटाइटल्ड होता है। एंटाइटल्ड मतलब एंटाइटल्ड टू दीज राइट्स। उसके पास एक बंडल ऑफ राइट्स होते हैं अपने हाउस के लिए, टू इंजॉय, टू सेल, टू डिस्ट्रॉय, टू डिमोलिश। वो अपने घर को किसी को भी बेच सकता है, वो चाहे तो अपने घर को जला भी सकता है। ये सारी उसके पास राइट्स होती हैं। इसका मतलब है कि वो एंटाइटल्ड है टू सम राइट्स। अब एंटाइटलमेंट उसे अपने घर के लिए दो तरीके से मिल सकता है, बाय ओनरशिप या फिर बाय पजेसरी टाइटल। बाय ओनरशिप मतलब अगर उसके पास अपने घर की सेल डीड है, या उसे वो घर गिफ्ट में मिला है, या बाय एडवर्स पोजेशन, बाय विल, बाय टेस्टामेंटरी सक्सेशन, इंटरस्टेट सक्सेशन, एक्सचेंज एट्सेट्रा। इन सभी से उसे जो टाइटल मिलेगा वो मिलेगा बाय ओनरशिप। और दूसरा होता है बाय पजेसरी टाइटल। फॉर एग्जाम्पल लीज, लाइसेंस, चार्ज, यूसुफ्रक्टरी मॉर्टगेज, मुस्लिम विमेंस राइट टू लियन एट्सेट्रा। इन सभी चीज़ों से उसे अपने घर पर या जहाँ भी वो रह रहा है उसे पजेसरी टाइटल मिलता है। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल से इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये जो सेक्शन 5, 6, 7, 8 होते हैं, इन्हें समझने के लिए हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स यूज़ करने होंगे, तभी ये इसकी जो टेक्निकलिटीज़ हैं वो समझ में आएंगी। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, सपोज़ एक हाउस है, उसका एक लैंडलॉर्ड है और उस लैंडलॉर्ड ने टेनेंट को वो हाउस रेंट पे दिया है। तो यहाँ लैंडलॉर्ड जो होगा वो उस घर का क्या हुआ, ओनर। तो उसके पास क्या है, ओनरशिप। जो टेनेंट है उस टेनेंट के पास है उस घर का पोजेशन और पजेसरी टाइटल। अब पजेसरी टाइटल क्यों है, क्योंकि उसके पास है रेंट अग्रीमेंट। रेंट अग्रीमेंट, सपोज उसके पास रेंट अग्रीमेंट 5 मई 2024 तक है। वो डेट 5 मई 2024 है। तो अब 5 मई 2024 तक इस टेनेंट को ये लैंडलॉर्ड अपने घर से बाहर नहीं निकाल सकता, एक्सेप्ट सम कंडीशंस। So subject to some conditions, even the landlord can't dispossess the tenant till 5 May 2024। ठीक है, क्योंकि उसके पास क्या है, पजेसरी टाइटल है टेनेंट के पास, बिकॉज ऑफ रेंट अग्रीमेंट। ये पहला एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल, सपोज ये एक ऑफिस है या एक कॉम्प्लेक्स है, उसमें बहुत सारे चैम्बर्स हैं। अब ए ने बी को इस एक चैम्बर को यूज़ करने के लिए अलाउ कर रखा है, सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक। सिर्फ 9 बजे से 5 बजे तक बी जो है वो इस चैम्बर को यूज़ कर सकता है। तो बी के पास क्या हुआ, बी के पास एक पजेसरी टाइटल है, उसके पास लाइसेंस है। लाइसेंस में क्या होता है, आपके पास लिमिटेड राइट्स होती हैं, फुल राइट्स नहीं होती, लिमिटेड राइट्स होती हैं। तो लिमिटेड राइट्स हैं बी के पास 9 to 5 इस चैम्बर को यूज़ करने के लिए। तो उसके पास पजेसरी टाइटल है, 9 to 5 उस चैम्बर को यूज़ करने का पजेसरी टाइटल है। तो बी कांट बी थ्रोन आउट और डिस्पोजेस्ड। 9 से 5 तक उसे बाहर निकाला नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास पजेसरी टाइटल है, लाइसेंस है उसके पास। थर्ड एग्जाम्पल यूसुफ्रक्टरी मॉर्टगेज का ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए है इन नीड ऑफ मनी, ए को पैसों की ज़रूरत है, बी जो है वो मनी लेंडर है। अब ए ने बी से 5 लाख रुपीज़ का लोन ले लिया। ए को पैसों की ज़रूरत थी, ए ने बी से 5 लाख रुपीज़ का लोन ले लिया। बदले में उसने एक गारंटी के रूप में अपना एप्पल ट्री का गार्डन बी को मॉर्टगेज में रखवा दिया। अब क्या होगा,
ए के पास इस एप्पल ट्री गार्डन पर जब तक वो 5 लाख रुपीज़ इस गार्डन से वसूल नहीं कर लेता तब तक उसके पास पजेसरी टाइटल है, टिल ही रिकवर्स 5 लाख रुपीज़। तो अब वो इस एप्पल गार्डन में जो भी एप्पल्स उगेंगे उन्हें वो बेचकर ये 5 लाख रुपए पूरे रिकवर कर सकता है। तो जब तक ये 5 लाख रुपए रिकवर नहीं हो जाते, ए के पास इस एप्पल ट्री गार्डन पर पजेसरी टाइटल है। तो अब हम समझते हैं सेक्शन 5 और सेक्शन 6 की रेमेडीज़ को। सपोज़ एक लैंडलॉर्ड है, उसने अपना घर टेनेंट को रेंट पर दिया, तो उन्होंने एक रेंट एग्रीमेंट लिखा जिसमें उसका जो रेंट था वो जो उसका रेंट एग्रीमेंट की वैलिडिटी है वो सपोज़ 5 मई 2024 तक है। अब 7 मार्च 2024 को वो शादी में चला जाता है और 9 मार्च 2024 को वापस आता है और देखता है कि उसका सारा सामान बाहर फेंका हुआ है और उसे रेंट एग्रीमेंट अभी वैलिड है 5 मई तक, लेकिन उसे पहले ही बाहर निकाल दिया गया है। ऐसे में टेनेंट क्या करेगा? टेनेंट एक सूट फाइल कर सकता है रिकवरी ऑफ पोजेशन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जब कभी भी आपको कोई सूट फाइल करना होता है तो सबसे पहले एक कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक लीगल राइट है जो वायलेट किया गया, तो आपको यहाँ पे सूट फाइल करने का राइट है। अगर आपका कोई लीगल राइट है उसे वायलेट किया गया तो आप सूट फाइल कर सकते हो। वही यहाँ पे टेनेंट के साथ हुआ। टेनेंट की राइट है कि वो अपने घर में रहे जब तक उसका रेंट एग्रीमेंट वैलिड है, लेकिन उसकी इस राइट को डिनाई किया गया क्योंकि उसे उसकी वैलिडिटी ख़त्म होने से पहले ही बाहर निकाल दिया गया। तो यहाँ पे टेनेंट के पास रेमेडी होगी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन। अब उसके पास स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर सेक्शन 5 रेड विद आर्टिकल 65 ऑफ लिमिटेशन एक्ट एक ये रेमेडी है। सेकंड, सेक्शन 5 रेड विद आर्टिकल 64 ऑफ लिमिटेशन एक्ट सेकंड रेमेडी। और थर्ड, सेक्शन 6 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। अब इन तीनों को समझते हैं कि इनमें डिफरेंसेस क्या हैं। सपोज़ यहाँ पे जो टेनेंट है, टेनेंट वर्सेस लैंडलॉर्ड, अगर टेनेंट ने ये फर्स्ट रेमेडी को यूज़ करने का प्लान बनाया तो यहाँ पर सूट इज़ बेस्ड ऑन टाइटल। मतलब यहाँ पे टेनेंट को अपना टाइटल प्रूव करना पड़ेगा और वो उसे कैसे मिला है? थ्रू ओनरशिप और टेनेंसी। तो यहाँ पे टेनेंट क्या है? टेनेंट को टेनेंसी के कारण टाइटल मिला है, तो यहाँ उसे अपना रेंट एग्रीमेंट प्रूव करना पड़ेगा। तो अगर वो अपना रेंट एग्रीमेंट प्रूव करेगा तो वो सेक्शन 5 SRA रेड विद आर्टिकल 65 ऑफ लिमिटेशन एक्ट इस रेमेडी को यूज़ करेगा जब वो अपना रेंट एग्रीमेंट प्रूव करेगा, क्योंकि उसे अपना टाइटल प्रूव करना है यहाँ। सेकंड, अगर वो सेक्शन 5 रेड विद आर्टिकल 64 ऑफ लिमिटेशन एक्ट अगर वो ये रेमेडी यूज़ करना चाहता है तो यहाँ पर द सूट इज़ बेस्ड ऑन प्रायर सेटल्ड पोजेशन। प्रायर सेटल्ड पोजेशन, अब यहाँ उसे टाइटल नहीं बताना है, प्रायर सेटल्ड पोजेशन बताना है। इसका मतलब यहाँ पे उसे अपना रेंट एग्रीमेंट प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ ये दिखाएगा कि मैं बहुत टाइम से यहाँ रह रहा हूँ और मेरा पूरा फर्नीचर अंदर रखा हुआ है, ये सब उसका सेटल्ड पोजेशन प्रूव करेंगे। तो उसे रेंट एग्रीमेंट प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना प्रायर सेटल्ड पोजेशन प्रूव करेगा। तो यहाँ पे उसको कॉज ऑफ एक्शन क्या होगा कि उसका राइट था टू कंटिन्यू पोजेशन, जो हमने यहाँ देखा कि उसकी लीगल राइट क्या थी कि वो अपना पोजेशन को कंटिन्यू कर सकता है और उसकी ये लीगल राइट वायलेट हुई उसको डिसपोजेस करके, उसे घर से बाहर निकाल के। और यहाँ पर एक रूल होता है कि प्लेंटिफ कांट रेज टाइटल। मतलब यहाँ पर अगर टेनेंट वर्सेस लैंडलॉर्ड है तो प्लेंटिफ होगा टेनेंट, तो यहाँ टेनेंट अपना टाइटल रेज नहीं कर सकता। मतलब अगर वो ये रेमेडी यूज़ कर रहा है तो टेनेंट अपना टाइटल रेज नहीं कर सकता, मतलब वो अपना रेंट एग्रीमेंट यहाँ पे प्रूव नहीं कर सकता। उसे अपना प्रायर सेटल्ड पोजेशन को यूज़ करके ही ये रेमेडी यूज़ करनी होगी। सेकेंड, डिफेंडेंट कैन रेज टाइटल, लेकिन यहाँ पे लैंडलॉर्ड अपना टाइटल रेज कर सकता है।
टेनेंट अपना टाइटल पहले रेज नहीं कर सकता, लैंडलॉर्ड रेज कर सकता है। मतलब लैंडलॉर्ड यहाँ पे आके बोल सकता है कि मैं इस पूरी प्रॉपर्टी का ओनर हूँ, तो मेरा टाइटल यहाँ पे ओनरशिप है। इसके रिप्लाई में अगर लैंडलॉर्ड यहाँ पे अपना टाइटल रेज करता है तो टेनेंट इसके रिप्लाई में अपना टाइटल रेज कर सकता है, लेकिन पहले लैंडलॉर्ड को अपना टाइटल रेज करना होगा, उसे दिखाना पड़ेगा कि वो यहाँ का ओनर है। उसके बदले में, उसके रिप्लाई में टेनेंट यहाँ पे अपना रेंट एग्रीमेंट को प्रूव कर सकता है। डायरेक्टली प्रूव नहीं कर सकता। लैंडलॉर्ड अगर अपना ओनरशिप प्रूव करेगा, उसके रिप्लाई में टेनेंट अपना रेंट एग्रीमेंट दिखा के अपनी ओनरशिप, अपनी टेनेंसी को प्रूव करेगा। अब जो थर्ड रेमेडी है वो है सेक्शन 6 SRA। यहाँ पर भी जो टेनेंट है वो सूट फाइल करेगा ऑन प्रायर सेटल्ड पोजेशन। जैसे इसमें था प्रायर सेटल्ड पोजेशन, ऐसी इसमें है प्रायर सेटल्ड पोजेशन। लेकिन अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इस केस में टाइटल रेज कर सकता था कौन? लैंडलॉर्ड। पहले लैंडलॉर्ड टाइटल रेज करेगा, फिर टेनेंट टाइटल रेज करेगा। लेकिन अगर सेक्शन 6 SRA की रेमेडी यूज़ की गई है तो यहाँ पर नाइदर द प्लेंटिफ नॉर द डिफेंडेंट कैन रेज द टाइटल। यहाँ पे डिफरेंस यही है कि अगर ये यूज़ किया गया तो ना ही टेनेंट ना ही लैंडलॉर्ड अपना टाइटल रेज कर सकते हैं, ना ये अपनी ओनरशिप प्रूव कर सकता है, ना ही टेनेंट अपना रेंट एग्रीमेंट से अपनी टेनेंसी प्रूव कर सकता है। यहाँ पे टेनेंट सिर्फ अपना सेटल्ड पोजेशन शो करेगा और उस जो केस है वो उसके फेवर में चला जाएगा। सेक्शन 6 में जो लिमिटेशन है वो होती है 6 मंथ्स की। जिस दिन से टेनेंट को डिस्पोजेस किया गया, जिस दिन से टेनेंट को बाहर निकाला गया, उस दिन से 6 मंथ्स के अंदर वो इस रेमेडी को अवेल कर सकता है। और इन दोनों केसेस में 12 ईयर्स का टाइम होता है। अब सेक्शन 6 के अंदर और कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि इस रेमेडी को गवर्नमेंट के अगेंस्ट यूज़ नहीं कर सकते। सेकंड, इस रेमेडी को अवेल करते टाइम अगर कोई भी ऑर्डर पास होता है, कोई भी डिक्री पास होती है, तो ना ही उससे आप अपील कर सकते हो, ना ही रिव्यू का आपके पास ऑप्शन होता है। रेफरेंस का ऑप्शन होता है, बट वो बहुत ही कुछ ही सिचुएशंस में रेफरेंस का ऑप्शन ओपन होता है। अब एक लास्ट पॉइंट है इसमें कि देयर इज़ नो बार ऑन फ्रेश सूट टू इस्टेब्लिश टाइटल एंड रिकवर पोजेशन। इसको समझते हैं। सपोज़ यहाँ तो ये अभी टेनेंट था, सपोज़ अब ये टेनेंट नहीं है, ये कोई ए इंसान है और ए के पास कोई भी रेंट एग्रीमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ए को लैंडलॉर्ड ने यूं ही अलाउ कर रखा था अपने घर में रहने के लिए। कोई रेंट एग्रीमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसके पास सिर्फ सेटल्ड पोजेशन है कि वो बहुत टाइम से रह रहा है और उसका सामान रखा हुआ है और उसके पास कोई रेंट एग्रीमेंट नहीं है। तो अब वो टाइटल तो रेज कर नहीं सकता क्योंकि उसके पास रेंट एग्रीमेंट नहीं है। तो अब सपोज़ वो सेक्शन 6 SRA को यूज़ करता है। अब अगर वो सेक्शन 5 SRA को यूज़ करता है, ये वाला, तो भी इसके अंदर ये हार जाता। कैसे हारता? क्योंकि यहाँ पर लैंडलॉर्ड अपना टाइटल रेज कर देता कि मैं तो ओनर हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे लैंडलॉर्ड जीत जाता। तो अब खुद जीतने के लिए वो क्या करेगा? वो सेक्शन 6 SRA को यूज़ करेगा। सेक्शन 6 SRA को यूज़ करेगा तो लैंडलॉर्ड अपना टाइटल रेज नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर क्योंकि दोनों ही पार्टी रेज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे ए विन कर जाएगा। भले ही उसके पास कुछ भी नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, फिर भी यहाँ पे ए विन कर जाएगा सेक्शन 6 SRA की रेमेडी अगर ए लेता है तो। लेकिन अब ऐसा देखा जाए तो ऐसे तो लैंडलॉर्ड के साथ ये गलत हो जाएगा क्योंकि लैंडलॉर्ड तो ओनर है और इसके पास तो कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं है। तो ऐसे में देयर इज़ नो बार ऑन फ्रेश सूट टू इस्टेब्लिश टाइटल। तो ऐसे में जो लैंडलॉर्ड है वो क्या करेगा? उसके पास भले वो अपील नहीं कर सकता, वो रिव्यू नहीं कर सकता, लेकिन वो फ्रेश सूट तो फाइल कर सकता है। तो वो सेक्शन 5 रेड विद आर्टिकल 65 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, लैंडलॉर्ड इस रेमेडी को यूज़ करके अपना टाइटल प्रूफ कर लेगा और ए से अपना पोजेशन को रिकवर कर लेगा क्योंकि वो अपना टाइटल रेज करेगा यहाँ पे ओनरशिप दिखाकर। तो अब एक लास्ट पार्ट है सेक्शन 6 SRA का कि आफ्टर 2018 हु कैन फाइल सूट अंडर सेक्शन 6। 2018 के बाद
कौन कौन से लोग हैं जो अब सेक्शन 6 SRA के अंदर सूट फाइल कर सकते हैं? तो फर्स्ट, पर्सन डिस्पोजेस्ड, सेकंड, पर्सन क्लेमिंग थ्रू द पर्सन डिस्पोजेस्ड, एंड थर्ड ये था एडिशन। इसके कारण सेक्शन 6 का एम्बिट बहुत वाइड हो गया कि अब द पर्सन थ्रू whom द पर्सन डिस्पोजेस्ड हैज़ बीन पुट इनटू पोजेशन, अब ये पर्सन भी सूट फाइल कर सकता है। इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। सपोज़ ये हाउस है, हाउस का लैंडलॉर्ड है और टेनेंट है। अब टेनेंट को किसी एक्स पर्सन ने डिस्पोजेस कर दिया, मतलब किसी एक्स पर्सन ने टेनेंट को आके बाहर निकाल दिया। लैंडलॉर्ड ने नहीं निकाला, किसी एक्स पर्सन ने निकाला है। अब सेक्शन 6 SRA के अंदर टेनेंट खुद एक्स के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है। पर्सन डिस्पोजेस्ड, जिसको बाहर निकाला गया वो कौन है? टेनेंट है। तो टेनेंट वर्सेस एक्स, टेनेंट एक्स के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है। सेकंड, पर्सन क्लेमिंग थ्रू द पर्सन डिस्पोजेस्ड, पर्सन डिस्पोजेस्ड कौन है? टेनेंट है। पर्सन क्लेमिंग थ्रू द पर्सन डिस्पोजेस्ड मतलब कि टेनेंट का सन या डॉटर, कोई भी सन का, टेनेंट का सन एक्स के अगेंस्ट सेक्शन 6 SRA में सूट फाइल कर सकता है। थर्ड, जिसने एम्बिट इंक्रीज किया है, थर्ड, पर्सन थ्रू whom द पर्सन डिस्पोजेस्ड मतलब कि टेनेंट हैज़ बीन पुट इनटू पोजेशन, मतलब कि अब वो पर्सन जिसने टेनेंट को ये पोजेशन दिया, जिसने टेनेंट को अलाउ किया अपने घर में रहने के लिए, अब वो भी सेक्शन 6 SRA को यूज़ करके एक्स के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है। यानी यहाँ कौन हुआ? इवन द लैंडलॉर्ड कैन फाइल द सूट अगेंस्ट एक्स अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट आफ्टर 2018। अब सेक्शन 7 और 8 मैं अपनी अगली वीडियो में कवर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।